WHO का बयान, 5 से 14 साल के बच्चों में फैल रहा है संक्रमण। देश में ओमिक्रॉन के कुल 23 मामले आ चुके हैं सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मेरा गांव मेरा देश का। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू होगा। दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होगी। इस बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया है कि सरकार की तरफ से 3 दिन के सत्र का प्रस्ताव मिला। उन्होंने कहा कि हालांकि सत्र की अवधि को बिल और बिजनेस के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी भी कोविड खत्म नहीं हुआ और एक बार फिर से कोविड केसों की संख्या में इजाफा होने लगा है और इसी स्थिति को देखते हुए हम सत्र के दौरान कोविड संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा 3 दिन तक यह कार्यवाही चलेगी। विधायकों की तरफ से पूछे जाने वाले प्रश्न के ड्रॉ निकाले गए हैं और 3 दिन के विधानसभा सत्र के लिए विधायकों की तरफ से अभी तक 270 स्टार्ट क्वेश्चन और 160 अनस्टार्ट क्वेश्चन मिले हैं। इसके अलावा 8 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आए हैं। जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू होकर के 21 दिसंबर तक चलेगा। 18 और 19 दिसंबर को अवकाश रहेगा और इस बार भी पिछली बार की तरह ही जो कोविड का प्रोटोकॉल है वो पूरी तरह से उसका पालन किया जाएगा। देखिए, लगभग जितने भी विधायकों ने प्रश्न पूछे हैं, कम से कम हर विधायक का एक क्वेश्चन अवश्य लगे, इस बात का प्रयास किया गया और वो हमने ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से तय किया। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेश सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। बैठक के बाद हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि बतौर विपक्ष उन्होंने भर्ती फर्जीवाड़े की बात रखी थी, लेकिन सरकार उसे अनसुना कर रही थी। अब सरकार ने उच्च स्तर के अधिकारियों और अन्य के नाम छिपाने के लिए डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को बर्खास्त कर दिया ताकि दूसरे आरोपियों को बचाया जा सके। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए। तो वहीं किसानों के मामले पर बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों की परेशानियां समझना चाहती है, लेकिन हम समझाना चाहते हैं, सरकार समझना नहीं चाहती है। प्रदेश में भी किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है, यूरिया की कमी बनी हुई है जिसका समाधान नहीं हो रहा है। तो आपको मालूम ही है, बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 है। मेरे को बार बार कहने की जरूरत नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि माने ना माने। चाहे आप नीति आयोग से ले लें भाई किस तरीके से बढ़ती है, CMI से तो आई गई है कि वो नंबर 1 है, क्योंकि अब रोजगार मतलब जो प्राइवेट फैक्ट्रियां वो भी पलायन कर रही हैं और सरकारी नौकरी दे नहीं रही। जो दे रहे हैं उसमें खरीद फरोख्त से दे रहे हैं। काम लगी है। अकेले शिक्षा विभाग में 40,000 पोस्ट खाली हैं आज, 40,000 इन ईच वन डिपार्टमेंट ओनली। इसी प्रकार से हर डिपार्टमेंट का ये हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट की वो थी, उसमें भी एक अलग से बना दिया। एक और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। जिस तरह HPSC में पकड़े या वहां पकड़े जाएंगे, मतलब वहां जो है जो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट गरीब आदमी है, ऐसी शिकायतें मेरे को मिलती हैं। पहले ठेके की तो चल ही रही थी, अब इसमें दूसरी हिसाब से हुआ। ठेके में तो ये था 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देते थे, 2 महीने की तनख्वाह देते थे, 1 महीने की वो खाते। इतना करप्शन था। तो ये इन्होंने चला है। एक जो है जो वायदा किया था इन्हें ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी पे हम टच नहीं करेंगे। अब उनकी सिलेक्शन और एग्जामिनेशन भी मतलब HPSC को
और सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन को देने की वो कर रहे हैं, तो वो तो तुरंत इनको वापस लेना चाहिए। जो खेतों में पानी भरा है उसके लिए हमने एडजस्टमेंट मोशन दी है, कोई सरकार की तरफ से पुख्ता कार्रवाई नहीं हो रही। और जो बार बार ये कहा जा रहा था इनसे कि हम एक एक दाना खरीदेंगे एमएसपी पे धान का, आपने सबने देखा बाजरे का क्या हाल हुआ। बाजरा तो 800-900 रुपए क्विंटल बिका और उसमें धान में लिमिट फिक्स कर दी, 1 एकड़ में हम इससे ज्यादा क्विंटल नहीं लेंगे। जब एक एक दाना खरीदना है तो लिमिट किस बात की है। धान को भी जो है जो 1400 रुपए है। हाँ, और खाद आज पहले डीएपी नहीं मिल रहा था, अब यूरिया भी नहीं मिल रहा। बिजाई का टाइम है गेहूं का, सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है। तो कोई भी चीज कहीं भी हाथ लगा के देख लो आप, आज हर वक्त परेशानी। और अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को हरियाणा सहकारिता विभाग बीटा बूथ के माध्यम से रोजगार देने की योजना शुरू करने जा रहा है। आपको बता दें कि इस योजना में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5000 बीटा बूथ खोला जाएगा, जिसमें युवा फल, फ्रूट और सब्जी भी बेच सकता है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया है कि बैंक से लोन लेने वालों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की योजना के साथ ही लोन डिफॉल्टर्स बैंक का भुगतान कर दोबारा लोन योजना का लाभ लिया जा सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारा सहकारिता विभाग एक मेन भूमिका अदा कर सकता है। और आजकल जिस तरह से रोजगार, हर आदमी को रोजगार सरकार नहीं दे सकती, तो अपने खुद के काम करने के लिए कॉर्पोरेशन विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसमें हमारा जैसे डेयरी का है, तो उसके अंदर हम बीटा के बूथ पहले हमारे जो शहर हैं उनमें उड्डा से या किसी सोसाइटी से जगह होती थी उन्हीं को देते थे। लेकिन अब हमने एक एडवर्टाइजमेंट की है जिसके अंदर लगभग 5000 बूथ हम देंगे। ये एक अच्छा एक अवसर है बेरोजगार बच्चों के लिए कि अपना डेयरी के माध्यम से अपना रोजगार ले सकते हैं। मोबाइल चलाओ थोड़ा। तो सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को आपने सुना। सहकारिता विभाग बीटा बूथ की पहल कर रहा है और 5000 बीटा बूथ का निर्माण किया जा रहा है, ये उन्होंने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये युवाओं को इससे बहुत ज्यादा लाभ आने वाले समय में मिलने वाला है। सोनीपत के कुंडली और सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है, तो वहीं राई थाना इलाके में केएमपी एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर से एक किसान ने कूदकर जान दे दी। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक किसान का नाम धर्मपाल बताया जा रहा है, जो कि सोनीपत के नयाद गांव का रहने वाला है और उसने आत्महत्या से पहले जहर भी खाया था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। और ये बड़ी जानकारी आपको हम देंगे अब से कुछ देर बाद की, लेकिन अभी सोनीपत की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर केएमपी फ्लाईओवर से कूदकर जान दी गई है। सोनीपत का ये मामला है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में अब जुट चुकी है। आखिर इसकी क्या वजह रही है, क्यों ये इस युवक की ओर से जान दी गई है, इस पूरे मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। सोनीपत के कुंडली सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है और बताया जा रहा है कि वहीं पर केएमपी फ्लाईओवर से कूदकर ये जान दी है और किसान ये बताया जा रहा है जिसने जान दी है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और बड़ी जानकारी ये मिल रही है, अब नहीं रहे हैं सीडीएस बिपिन रावत। बिपिन रावत को लेकर यह बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। वायुसेना ने मौत की पुष्टि कर दी है।
वायुसेना ने मौत की पुष्टि कर दी है। हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। बिपिन रावत की पत्नी की भी इस हादसे में मौत हो गई है। हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अपने आप में बेहद चौंकाने वाली, बेहद दर्दनाक ये खबर। जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसके बाद बताया जा रहा है कि 14 लोग इसमें सवार थे और हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर अब सामने आ रही है। सीडीएस बिपिन रावत भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके साथ ही उनकी पत्नी भी इस हादसे में अपनी जान गंवा चुकी हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में दोनों की मौत हुई है। बिपिन रावत की पत्नी की भी इसमें मौत हो गई है और हादसे में बताया जा रहा है कि 14 लोगों की मौत हो चुकी है। वायुसेना ने इस बात की पुष्टि की है। वायुसेना ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर, दर्दनाक ये दुर्घटना, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इसमें बताया जा रहा है कि सभी जो 14 लोग सवार थे उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। सीडीएस बिपिन रावत को लेकर हालांकि बार बार ये कहा जा रहा था कि उनकी बारे में कुछ भी कोई पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन अभी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सीडीएस बिपिन रावत की भी जान इस हेलीकॉप्टर हादसे में चली गई है। उनकी पत्नी ने भी अपनी जान गंवा दी है। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 4 जिलों के स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके खिलाफ स्कूल संचालकों ने आज जिला उपायुक्त फरीदाबाद को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया। मौके पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान चंद्रसेन शर्मा ने कहा है कि फरीदाबाद का प्रदूषण ज्यादातर फैक्ट्रियों से हो रहा है, जो कि अभी भी खुले हुए हैं और स्कूलों से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। दिल्ली की तर्ज पर रहती है, बिना सोचे समझे फैसले लेती है सरकार। तो फिर जब सरकार तो हरियाणा की सरकार नहीं, जो दिल्ली ने फैसला लिया है, जो केजरीवाल सरकार ने लिया है, वही खट्टर सरकार लेती है। तो हम यही कहना चाहते हैं, खट्टर सरकार अपने फैसले अपने हिसाब से लो। 22 जिले हैं फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, 4 जिलों को बंद किया है, 18 जिलों का सब काम चल रहा है, बस भी चल रही है उनकी। और चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।